नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बातचीत की थी। तो उसके एक चरण के बारे में बताया था मैंने कि जो 1773 से 1853 के बीच के जो अधिनियम आए थे, उनके बारे में बातचीत किए थे। तो ये जो 1773 से 1853 का जो अधिनियम आया इस पहले चरण में, इसमें ये कंपनी के शासन हेतु अधिनियम लाए गए थे ब्रिटिश संसद द्वारा। तो 1773 अधिनियम से 1853 तक के जितने भी अधिनियम आए, ये सब कंपनी के शासन हेतु अधिनियम आए थे ब्रिटिश संसद द्वारा। लेकिन अब इसके हम आज इस लेक्चर में इसके आगे के अधिनियम के बारे में बातचीत करेंगे जो इसके बाद आए। तो अब क्या हुआ कि 1858, अब इसके बाद 1858 में जो अधिनियम आए, ये ताज का शासन हो गया। 1858 से 1947 तक के अधिनियम जितने भी आए, ये ताज का शासन था। अब यहाँ से कंपनी का जो एकाधिकार था वो सारा चीज समाप्त हो चुका था और अब ताज के हाथ में सत्ता चली गई थी। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला अधिनियम शुरू हो रहा है, ये ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858। तो आज हम 1858 भारत शासन अधिनियम के बारे में बातचीत करेंगे। जो लोग आज नए जुड़े हुए हैं वो पहला लेक्चर जरूर देखें, तभी उनको चीजें समझ में आ पाएंगी कि ये चीजें कैसे हुई, कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ी और कैसे कैसे अधिनियम आए और क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ। तो डायरेक्ट इस पे आएंगे तो पिछली चीजें छूट जाएंगी, इसलिए आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखें। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अब क्या हो गया, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। ताज बोले या फिर क्राउन बोले, बात एक ही है। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। अब जो गवर्नर जनरल था अभी तक, वो भारत का वायसराय हो गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ये ब्रिटिश ताज का जो क्राउन का ये एक प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधि बन गया। कौन? तो ये जो गवर्नर जनरल था, जो अब वायसराय कहा जाएगा, और ये प्रतिनिधि के रूप में आगे आया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो वो है लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। मतलब भारत का एक राज्य सचिव भी होगा, एक नया पद लाया गया राज्य सचिव का, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। जो भारत के राज्य सचिव होंगे उनका क्या होगा, उनका काम कि उनके पास कैसी शक्तियां होंगी, तो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण, मतलब वो भारतीय प्रशासन पे पूरे तरीके से नियंत्रण करने की उन्हीं के पास शक्ति होगी। किसके पास? तो राज्य सचिव के पास। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। किसकी सहायता के लिए? तो ये जो भारत के राज्य सचिव हैं, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम में? तो भारत शासन अधिनियम 1858 की हम बातचीत कर रहे थे। इसी में वायसराय आए, जो लॉर्ड कैनिंग पहली बार भारत के वायसराय बने। फिर इसमें एक राज्य सचिव का भी पद आया और जिसको संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई भारत प्रशासन पर, और उसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान भी किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। तो जो भारत परिषद अधिनियम दूसरा जो आया वो 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो इसमें क्या हुआ, 1861 भारत परिषद अधिनियम में कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब इन लोगों को समझ में आने लगा कि यहाँ अगर हमें शासन करना है तो सिर्फ हमारे लोगों से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ भारतीयों की भी हेल्प चाहिए। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि अब यहाँ पे 1861 अधिनियम के थ्रू कानून बनाने की प्रक्रिया में इन लोगों ने भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चालू किया। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर, किसको? तो मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने
वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। तो इन्होंने इस अधिनियम में क्या हुआ कि मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को फिर से विधायी शक्तियां दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। और इसी में देखेंगे कि जो आपातकाल वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे चीजें शुरू हुई हैं। तो इसने वायसराय को इसी अधिनियम में 1861 अधिनियम में वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की जो मतलब सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार के 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अब यहाँ पे भारतीयों को क्या क्या अधिकार दिए गए? भारतीय जो सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद के, तो उनको वार्षिक बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। इनको पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो अगर निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम में आया, तो उसका उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी 1892 अधिनियम की? तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसकी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? तो 1909। ये मार्ले मिंटो थे कौन? पहले तो इनको जान लेते हैं। तो ये जो लॉर्ड मार्ले, इनको लॉर्ड मार्ले भी बोला जाता है, तो ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कौन? तो मार्ले। और ये मिंटो जी जो थे, लॉर्ड मिंटो इनको कहा जाता है। तो ये लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे। तो मार्ले राज्य सचिव और मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे। इनके नाम से किसको जाना जाता है? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, 1909 के अधिनियम को। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अब यहाँ क्या हुआ कि इसमें कोई भी लॉ बनेगा तो उसमें भी इनको प्रतिनिधि करने का मौका दिया गया भारतीयों को, और प्रशासन में भी। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, और इसमें सबसे पहले किसको शामिल किया गया? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी वन लाइनर में ये पूछता है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, और सबसे पहले किसको शामिल किया गया? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो इस 1909 के अधिनियम में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसमें क्या हुआ? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हुई ये कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो ये 1909 का है। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड मिंटो को। ये जो मिंटो है लॉर्ड, इन्हीं को, ये दोनों अलग अलग हैं, अभी मैंने बातचीत की थी इस पे। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।
भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन कौन लोग थे? तो ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। तो ये मॉन्टेग्यू अलग है और चेम्सफोर्ड जो है वो अलग है, ये दोनों अलग अलग नाम है। इनमें से एक लोग राज्य सचिव थे, एक लोग वायसराय थे, जैसा कि पार्लियामेंटो में था। तो मॉन्टेग्यू जो है ये राज्य सचिव हैं और चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे उस समय। और ये जो 1919 में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बनाया तो गया, लेकिन लागू कब हुआ? तो ये 1921 में ये अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए लागू भी कर दिया गया। अब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम में क्या है? तो ये 1919 का अधिनियम है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। जो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल थी वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब क्या हुआ कि प्रांतों में 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? तो 1919 का अधिनियम था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक हमारी जो बातचीत चल रही थी वो 1919 अधिनियम के बारे में थी। अब 1919 अधिनियम के बाद जो अगला अधिनियम आया वो 1935 में आया, लेकिन इस बीच में दो घटनाएं एक महत्वपूर्ण मुझे लगा आप लोगों को बता दे, कभी कभी वन लाइनर में पूछ देता है। तो एक साइमन कमीशन या साइमन आयोग आया था। तो ये आया था नवंबर 1927 में। और इसके अलावा देखिए अब 1919 के बाद 1927 में साइमन आयोग आया था, इसके बारे में हम हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। बाकी अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड आया था 1932 में। और इसको कौन लाया था? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उस समय रैमजे मैकडोनल्ड अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की थी जिसे कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। तो ये किसके लिए योजना आई थी? तो वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना ये लाए थे जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो ये 1932 अगस्त में आई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो संघात्मक सरकार की स्थापना की गई किस अधिनियम में? तो 1935 का। इसमें एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अभी इसके पिछले अधिनियम में मैंने देखा कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, लेकिन इसमें क्या हो गया कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मतलब जो आरबीआई है इसकी स्थापना किसमें की गई? इस अधिनियम के तहत। तो वो 1935 का अधिनियम था।
तो इसमें आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और किस पे नियंत्रण के लिए? तो मुद्रा एवं साख पर। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। तो क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मतलब और बढ़ाते हुए उसमें दलित जातियों को भी मौका दिया गया और महिलाओं को भी और श्रमिकों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसको भी ध्यान रखेंगे कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना यही 1935 अधिनियम के तहत ही की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछ देता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, किस अधिनियम के तहत? तो वो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसी के तहत भारत को, बर्मा को अलग किया गया ब्रिटिश भारत से। और दो नए प्रांत कौन से बने? सिंध और उड़ीसा। ये नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। किस अधिनियम में? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। पूरे प्रांतों में नहीं, बल्कि कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। किस में? किस अधिनियम की बातचीत चल रही थी अभी तक? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ये कौन सा अधिनियम की बातचीत चल रही है? तो वो है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बातचीत कर रहे हैं। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों, वायसराय का पद क्या हुआ? समाप्त हो गया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का जो सम्राट शब्द था, इसी एक्ट में समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो वायसराय का पद है वो समाप्त हो जा रहा है इसमें, और डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद जो है वो सृजित किया जा रहा है। तो 1947 अधिनियम के बारे में और भी कुछ जानकारी हम जान लेते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसने घोषणा की थी कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक घोषणा की कि 30 जून 1947 को जो है वो ब्रिटिश भारत से जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो जाएगा। हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन फिर जो माउंट बेटन थे, माउंट बेटन, ये इनको आप लोग जानते होंगे। माउंट बेटन जो थे वो नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि वायसराय का पद समाप्त करके डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो ये सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने ये माउंट बेटन बने, डोमिनियन राज्य के गवर्नर जनरल, क्योंकि यहाँ से वायसराय का पद समाप्त हो गया था। और इन्होंने ही, माउंट बेटन ने ही, जो उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, इनको प्रधानमंत्री के पद पे शपथ दिलाई थी। कौन? तो ये माउंट बेटन ही थे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा भारत का जो संवैधानिक विकास टॉपिक थी वो खत्म हो गई, और उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी कुछ लोगों को डाउट था, तो ये जो हमने वन लाइनर नोट्स तैयार किए हैं ये रिवीजन के लिए है। इसको मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको कंप्लीट कर दें, और ये कहीं ना कहीं आयोग के परीक्षाओं में यूपी के पूछे गए प्रश्न है जिनसे हमने एक वन लाइनर नोट्स तैयार किया हुआ है। तो बहुत आप लोगों को हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोगों को एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए
नमस्कार।